अनिल जी के पास आता हूं। अपोनेंट तो बहुत फॉर्मिडेबल है, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है, बहुत सशक्त है। मुंबई में, पुणे में, जहां मैं कई बार आता जाता भी रहता हूं, कोई एक हफ्ता नहीं रहता जब मुझे यहां पर बीजेपी के पोस्टर लगे नजर आते हैं और उनकी कोई सभा की कोई सूचना होती है। पता नहीं किस किस इशू के ऊपर कोई ना कोई, वो इशू में सोच नहीं पाता कि उसके ऊपर एक सभा है, इसके ऊपर एक सभा है, उसके ऊपर सभा है। या फिर मुझे कभी कभार आदित्य ठाकरे के पोस्टर नजर आते हैं कि इनकी एक सभा है, शिवसेना की, उसकी एक सभा है। या पुणे जाता हूं तो वहां पे मैं देखता हूं, रास्ते में भी कई बार खंडाला घाट आते हैं तो वहां भी बोर्ड लगे रहते हैं प्रोमिनेंटली कि इसकी सभा है, उसकी सभा है, बड़े बड़े बोर्ड लगे रहते हैं। बस कांग्रेस के बोर्ड नजर नहीं आते कहीं पे, कि हमें तो कई बार डाउट हो जाता है कि कांग्रेस जिंदा है, कहां पर है महाराष्ट्र में, पृथ्वीराज चौहान, अशोक चौहान कहां पर है, क्या कर रहे हैं अल्टीमेटली, यहाँ कहां पर है। इनकी कोई ना कोई सभाएं चलती रहती हैं, यानी कि ये टच में रहते हैं। और ये हाल बाकी प्रदेशों में भी है, जैसे कि पाठक जी ने बताया कि यादव प्रदेश में, बिहार के अंदर वो क्या कहते हैं कि शपथ ग्रहण की विधि दिखाई जा रही थी। ये एग्रेसिवनेस जो है ना, ये मैनेजमेंट को चेंज कर रही है। अब 1970 के, 1980 के, 1990 के, सन 2000 के मैनेजमेंट से आप 2024 में चुनाव कैसे लड़ोगे? जो पीक पीरियड था अखिलेश यादव का, वो 32% का है जो पिछले चुनाव में था। वो उससे ऊपर नहीं जाएंगे, वो उसको 20% में धकेल देंगे लोकसभा के अंदर, ये मेरे को पूरा यकीन है, 100% यकीन है। वो उसको उठने नहीं देंगे भाई साहब। ऐसे में ये उतरेंगे कैसे जमीन पर? क्या समझौता करेंगे? कैसे फॉर्मिडेबल बनेंगे? और इंडिया गठबंधन की मीटिंग है, उम्मीद करेंगे कुछ निकल आए उसमें से। 19 तारीख को क्या होता है पता नहीं क्या होगा, लेकिन जो वहां से सुर निकल कर आ रहे हैं, कोई बहुत ज्यादा उत्साहित करने वाले नहीं है। वो दिक्कत है सर। वो अनिल जैन जी। दिनेश जी, कब किसका वक्त आ जाए एक पल पहले तक किसी को पता नहीं लगता। दुष्यंत कुमार का एक शेर भी है कि कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तो सबसे पहले तो दिनेश जी, आज 16 दिसंबर है और विजय दिवस है। बांग्लादेश जैसी एक ऐतिहासिक घटना हुई, एक देश को आपके देश ने, आपकी देश की फौज ने, जिसमें जनरल मानिक शाह और एक एक सिपाही ने जान लगा दी, आजाद कराया। और वो आयरन लेडी को भी आज हमें याद करना चाहिए, इंदिरा गांधी को, जिसने भारत का जो दो तरफा एक खतरा मंडराता रहता था पाकिस्तान का, तो ईस्ट से खतरा बिल्कुल खत्म कर दिया, पाकिस्तान के काट के दो टुकड़े कर दिए। जबकि बंगाल की खाड़ी में अमेरिका का 7वां बेड़ा आके, न्यूक्लियर चालित जो बेड़ा था, वो आके खड़ा हो गया था, धमकी दे रहा था। तो आज हमें उस लेडी को भी याद करना चाहिए जिसने इतना बड़ा ऐतिहासिक काम किया, इंदिरा गांधी जी, आयरन लेडी हमारे देश की, जिसको मैं दुर्गा तो नहीं कहता, अटल बिहारी वाजपेयी तो उनको दुर्गा कहा करते थे, लेकिन मैं कहता था कि दुर्गा की अगर शक्ति देखनी है तो वो इंदिरा गांधी में नजर आती है। तो खैर, अब हम बात कर रहे हैं मोदी जी की। और दिनेश जी, आप ही बात करते हैं, मैंने तो पढ़ा जरूर था लेकिन आपसे बार बार सुना है डेविड एंड गोलियत। तो गोलियत तो 7.5-8 फुट का आदमी था, बहुत विशालकाय था, और डेविड तो 5 फुटिया, एक 12-14 साल का बच्चा था, हाथ में गुलेल लेकर के इतने बड़े गोलियत से उसने मुकाबला कर लिया। तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं बिल्कुल भी निराश नहीं हूं दिनेश जी। पिछली बारी राजस्थान, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस जीत भी गई थी, उसके बावजूद भी लोकसभा में क्या था कि 29 में से 28 सीटें तो बीजेपी ने जीती थी, और राजस्थान में 25 में से 24 जीती थी, और छत्तीसगढ़ में 11, पूरी 25 थी सर। पूरी, एक हनुमान बेनीवाल भी तो जीते थे। नहीं, पूरी 25 सर बीजेपी, पूरी 25 थी। अच्छा चलिए, 25 में 25 हो गई। और तेलंगाना, सॉरी, छत्तीसगढ़ में जीती थी, 11 में से 2 कांग्रेस। हाँ, अब इससे ज्यादा तो सीट नहीं जीत सकती ना कांग्रेस आज भी, ये तो सैचुरेशन पॉइंट है। लेकिन बिहार में क्या उतनी सीट जीत के आएगी कांग्रेस? नहीं सर, बीजेपी। हाँ सॉरी, बिहार में क्या बीजेपी उतनी सीट जीत के आएगी जितनी तब जीती थी नीतीश कुमार के साथ मिलके? या झारखंड में या बंगाल में 18 जीत ली थी, या हमारे दिल्ली में 7 की 7 जीती थी, हरियाणा में जीती थी, आपका हिमाचल में जीती थी।
कर्नाटक में जितनी जीती थी, जितनी महाराष्ट्र में जीती थी, क्या उतनी सीट जीत सकती है बीजेपी? दिनेश जी, हर हालत में बहुमत में नहीं आ रही भाजपा। और ये जो कोशिशें हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि भाई भाजपा वाले कोशिशें करते रहते हैं, ठीक है। और जो राकेश जी ने बात कही कि भाई बिहार के यादवों को उन्होंने वो बहकाने की कोशिश की जा रही है, और अब की बार राकेश जी, गोवर्धन पूजा पे भी जो यादव बहुल इलाके थे, वहां भाजपा ने बड़ा मतलब बड़े बड़े प्रोग्राम किए। हेमंत जी जानते हैं इस बात को जी। कि यादवों को अपना, और मैं लिखता नहीं हूं, लेकिन मैं, चलो आप तो हम मित्र बैठे हैं, मैं भी यादव हूं, तो हमारे भी दोस्त रिश्तेदार कहीं ना कहीं पूरे देश में फैले हुए हैं, ऐसी बात नहीं है। तो मैं यादवों के कैरेक्टर को भी जानता हूं, उनका राजनीतिक क्या चल रहा है ये भी जानता हूं। और मैं आपको ये 10 साल पहले की एक चीज दिखा रहा हूं। 13 अक्टूबर 2013 मोदी जी प्रधानमंत्री के लिए नामित हो चुके हैं। भाई 2014 के इलेक्शन में मोदी जी हमारे भाजपा के प्रधानमंत्री होंगे, और वो पटना में एक हुंकार रैली करते हैं, ठीक है जी। और वो क्या कह रहे हैं, अगर आपको सुनाई दे। श्री कृष्ण भगवान आ रहा, सुनाई दे रहा? द्वारिका नागरे में आकर के बसे थे। अरे यदुवंश के साथ तो हमारा रिश्ता है, हमारा नाता है। अगर आपको कुछ हो जाए तो गुजरात द्वारिका की धरती है, हमें आपके प्रति प्रेम जगना बहुत स्वाभाविक है। भाइयों बहनों, और मैं यदुवंश से जुड़े हुए सभी भाइयों बहनों को कहना चाहता हूं, चाहे उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, ये श्री कृष्ण भगवान के वंशजों को कहना चाहता हूं, मैं गुजरात में द्वारिका नगरी से आशीर्वाद लेकर के आया हूं। आपकी चिंता करने का जिम्मा मैं लेता हूं। जी चलिए, तो लंबी है। बढ़िया बढ़िया चीज खोज के लाए सर आप, बहुत बढ़िया। मैं ये कह रहा हूं कि सर 2013 से कोशिशें हो रही हैं, क्या कामयाबी मिली? 10 साल हो गए। जो आज मिल जाएगी, ये हो सकता है कि मोहन यादव की वजह से, भाई मध्य प्रदेश का जो यादव वोट है, और वो तो पहले भी राकेश जी, अचल जी जानते हैं कि वो तो पहले भी भाजपा को देता है। और मैं इस चीज को बार बार कहता हूं दिनेश जी, कि ओबीसी का जो भाजपा का जो इक्वेशन, जो चुनावी समीकरण है, वो अपर कास्ट प्लस ओबीसी है। और सिवाय बिहार और थोड़ा बहुत उत्तर प्रदेश कह लीजिए, बाकी सारा ओबीसी तो बीजेपी को वोट देता ही है। लेकिन जो बात आप कह रहे हैं कि भाई कोई ऐसी क्रांति बिहार में हो जाएगी या उत्तर प्रदेश के यादवों के ऊपर हो जाएगी, मैं इस चीज को बिल्कुल नहीं मानता। तो ये तो होने से रहा। दूसरी बात यह है कि जैसे मैंने पहले भी कहा कि सीटें इनकी कम हो रही हैं। और दिनेश जी, आप उत्तर प्रदेश को लेकर बहुत चिंतित हैं कि 75 सीटें इनकी आने को लगता है, और ये हर जगह, अब गुजरात में 3 क्या, ये 5 लाख का जीत का मार्जिन करना, उससे सीट थोड़ी बढ़ने जा रही है। 4 राज्यों के अगर आप देखेंगे चुनाव के रिजल्ट, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, तो वोट तो ज्यादा कांग्रेस ने लिए, 10 लाख ज्यादा वोट लिए बीजेपी से। क्या कांग्रेस की ज्यादा सीटें आ गई? तो ये फर्स्ट पास्ट द पोस्ट टाइप का जो हमारा पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, उसमें गुजरात में चाहे 3 की बजाय 6 लाख से जीत जाए, उससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, और वो ये होने भी नहीं वाला। ये तो एक ठीक है, अपने कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करने के लिए कहते रहते हैं। कुल मिलाकर के भाजपा जो है उत्तर प्रदेश में, सिर्फ एक बात कहता हूं मैं, नीतीश कुमार बनारस में डायरेक्ट लड़ जाए मोदी से, और जिसकी बहुत संभावना भी मैं सुनने में आ रही है, जो मेरे लोग हैं बता रहे हैं, सिर्फ डायरेक्ट फाइट कर दे मोदी से बनारस में, आप देखना उत्तर प्रदेश में कितना चेंज आता है। और नीतीश कुमार और राहुल गांधी, जिन्होंने ओबीसी की बात की है, जिन्होंने जितनी आबादी उतनी हक की बात की है, कास्ट सेंसस की बात की है, ये जब दोनों मिलकर के लड़ेंगे ना दिनेश जी, और बनारस की रैली हो या फूलपुर से लड़ते हैं नीतीश कुमार जी, और एक साथ नजर आएंगे, तो उत्तर प्रदेश के ओबीसीज, अदर देन यादव की बात कर रहा हूं मैं, बहुत ज्यादा राहुल जी को मानने लग गए हैं। मैं डायरेक्टली और पर्सनली इस बात को, ये मेरी पर्सनल नॉलेज है, डायरेक्ट नॉलेज है। 30 साल से कांग्रेस को उत्तर प्रदेश, बिहार का, जब से मंडल आयोग की सिफारिशें लागू हुई थी, नहीं मानते थे, क्योंकि कांग्रेस ने उस समय जो भी पॉलिसी रही हो। लेकिन आज के समय में उत्तर प्रदेश और बिहार का ओबीसी राहुल गांधी को उतना ही प्यार करता है, जितना, शायद ज्यादा भी करता हो जितना अखिलेश या और दूसरों को पसंद करता है नीतीश कुमार को, कम नहीं करता।
तो उत्तर प्रदेश बिहार में एक जबरदस्त चेंज आने वाला है। इनके पास रिसोर्सेज है, मैं मानता हूं, इनके पास साधन है, और इनके पास एक जिसको कहते हैं ना डंका बजाने का काम है, डुगडुगी बजाते रहते हैं, 970 चैनल है, वो सब भी कहते रहते हैं, लेकिन वो चीज होने वाली नहीं है। मैं इस चीज को लेकर के बहुत ज्यादा आश्वस्त हूं कि 2024 में, अब आप राम मंदिर की बात करते हैं, राम मंदिर का जो मुद्दा है बहुत पुराना हो चुका है, इसमें कोई शक नहीं कि एक हफ्ता पहले और एक हफ्ता 10 दिन बाद तक राम मंदिर की डुगडुगी इस देश में बचेगी, क्योंकि इतना सारे अखबार, सारे चैनल, सब चीज वही चलेगा। लेकिन राम मंदिर का इस 2024 के चुनाव में रत्ती भर भी फर्क पड़ने वाला नहीं है, ये मैं आपसे कह रहा हूं दिनेश जी। और कभी कभी मेरी बात भी ठीक हो जाती है। मध्य प्रदेश में जब ये इंडिया अलायंस के बात जो थी, हेमंत जी, पता है, मैं कई चैनलों पे जब ये कमलनाथ जी ने जब वो अपना घमंड दिखाया और अखिलेश कह दिया और बोला हम कोई समझौता नहीं करेंगे, और भोपाल की इंडिया अलायंस की रैली भी कैंसिल, हेमंत जी बता रहे थे, हेमंत जी को पता है, मैं कई चैनल्स पे था, ये मेरे साथ को पैनलिस्ट थे, मैंने कहा देखो राजस्थान हारेगी कांग्रेस, लेकिन अब ये कमलनाथ जो है ये मध्य प्रदेश भी हराने जा रहा है। इस बात को तब कोई नहीं मानता था। राहुल जी भी ये कहते थे भी मध्य प्रदेश हम 160 के आसपास 150 सीटें जीतेंगे, राजस्थान डाउटफुल है। लेकिन मैंने उसी दिन कह दिया, हेमंत जी आप तो थे ना कई बारी नागरिक में या और कई चैनल्स में, तो आप मान के चलिए कि 2024 में मोदी जी दोबारा वापस नहीं आएंगे, ये मेरा पक्का मानना है। और बेस्ड ऑन कैलकुलेशन, मैं भावुकता में नहीं कह रहा ये बात, जो मेरी कैलकुलेशन है, जो मेरे सूचना जहां से मेरे को आती है, मैं उसके आधार पर ये बात कह रहा हूँ दिनेश जी।